हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं 7th क्लास की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 6 और जिसका नाम है नगर, व्यापारी और शिल्पी जन। इस चैप्टर में हमें देखना है नगर यानी कि मध्यकालीन भारत के जिस टाइम पीरियड की बात हम कर रहे हैं उसमें नगर कैसे थे, खासकर मुग़ल साम्राज्य के बाद। व्यापारी जो हैं वो कैसे अपना व्यापार करते थे और कैसे उनका जो संघ होता था उसके बारे में, और किन किन चीज़ों का व्यापार करते थे। तीसरा होगा शिल्पी जन, यानी शिल्पी जन जो शिल्पकार थे वो किस प्रकार के शिल्पकारी करते थे, इसके बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है। और ये मुग़ल साम्राज्य के बाद का जो काल है उस काल में हमें पढ़ना है। मुग़ल काल का जो इमारतें थी और जो आर्ट एंड कल्चर था, इसके पहले वीडियो में 5वें अध्याय में हमने पढ़ा था और इस चैप्टर में हमें 6ठा अध्याय पढ़ना है। शुरू करते हैं 6ठा चैप्टर। इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका जो एक सब्सक्राइब है वो हमें बहुत ही मोटिवेट करता है आप तक वीडियो पहुंचाने में। पढ़ते हैं आगे और देखते हैं इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। कई नगर एक साथ अनेक प्रकार के थे। वे प्रशासनिक नगर तथा मंदिर नगर होने के साथ साथ वाणिज्यिक कार्यकलापों और शिल्प उत्पादन के केंद्र भी थे। जैसा कि एक चैप्टर में हमने पढ़ा था, मंदिर जो होते थे व्यापारिक, एक वहाँ के जो आसपास के जो क्षेत्र होते थे एक तरह के व्यापारिक केंद्र होते थे, ठीक है। और यहाँ पे मंदिर नगर कहने का मतलब है कि मंदिर के पास भी काफ़ी लोगों को रोज़गार मिलता था। फूल माला बेचना, जल बेचना, बहुत तरह के चीज़ों को, जो मंदिर है उस भगवान की प्रतिमाओं को बेचना। जैसा कि अभी आप देखते हैं, जाते हैं मंदिरों में, आप देखते हैं आसपास कितने रोज़गार होते हैं। वाणिज्यिक कार्यकलापों और शिल्प उत्पादन के केंद्र होते थे, ठीक है। तो वाणिज्यिक कार्यकलाप यही सब हैं जो अभी हमने कहा। और प्रशासनिक नगर भी होते थे। प्रशासनिक नगर में क्या होता था, बड़े बड़े लोगों के घर वगैरह हुआ करते थे, बाजार हुआ करते थे। तो इस तरह से ये नगर हुआ करते थे। मंदिर नगर और तीर्थ केंद्र, इसके बारे में हम देखेंगे कि मंदिर नगर कौन से थे और वो तीर्थ केंद्र कौन से थे। तंजावुर एक मंदिर नगर का भी उदाहरण है जो कि दक्षिण भारत में है, हमने देखा था। ये है गुजरात वाला हिस्सा और यहाँ पे है तंजावुर, ठीक है, ये दक्षिण भारत में है। मंदिर नगर नगरीकरण का एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रतिरूप प्रस्तुत करते हैं, ठीक है। नगरीकरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रतिरूप, क्योंकि मंदिर जो होता था, बड़े बड़े मंदिर बनाए जाते थे पत्थरों, बड़े बड़े पत्थरों को काट कर, ठीक है। और वहाँ पे बहुत सारे लोग जो है देखने आते थे, घूमने फिरने आते थे, जो कि आज भी है। बड़े बड़े मंदिरों में लोग कहाँ कहाँ से जो है तीर्थयात्री आते हैं और वहाँ पे एक तरह का बहुत बड़ा नगर होता है। जैसे आज भी जो बड़े बड़े मंदिर है, जैसे काशी विश्वनाथ देख लीजिए, वहाँ पे हम कितने लोग जाते हैं तीर्थयात्री, तो वो एक नगर है। मंदिर अक्सर समाज और अर्थव्यवस्था दोनों के लिए ही अत्यंत महत्वपूर्ण होते थे, जो आज भी हैं। समाज के लिए भी महत्वपूर्ण है और अर्थव्यवस्था के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते थे। बड़ी संख्या में पुरोहित, पुजारी, कामगार, शिल्पी, व्यापारी आदि मंदिर तथा उसके दर्शनार्थियों एवं तीर्थयात्रियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मंदिर के आसपास बसते गए। अब देखिए, मंदिर क्या होता था, जैसे मान लीजिए पुरोहित पुजारी हैं तो उनको उस मंदिर में पूजा करना है, तो वो चाहेंगे कि हम उसके आसपास रहें ताकि हमारा घर से आना जाना सुलभ हो, ठीक है। और वो जब वहाँ रहेंगे तो उनका परिवार भी वहाँ रहेगा। कामगार जो हैं, जो मंदिरों के आसपास जो ठेले वाले होते हैं, दुकान वाले, फूल माला बेचने वाले, फल फ्रूट्स वाले, वो भी चाहते थे कि उनका घर उनके आसपास रहे ताकि वो डेली रोजगार से अपने घर जा सके। शिल्पी, व्यापारी, ठीक है, मंदिर तथा उसके दर्शनार्थियों, यानी कि जो उस नगर में रहते हैं, मंदिर वाले नगर में, वो भी चाहते हैं कि हमारा घर मंदिर से थोड़ा ही आसपास हो ताकि हमें रोज़ दर्शन हो सके, ठीक है। तो इस तरह की लालसा लेकर लोग मंदिरों के आसपास बसते गए। इस प्रकार मंदिर नगरों का विकास हुआ, ठीक है। यानी कि एक मंदिर है बड़ा सा, ये एक मंदिर है बड़ा सा और ये सारे लोगों को अपनी तरफ खींच रहा है, ठीक है। जैसे 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 भील स्वामिन, भीलसा या विदिशा, और गुजरात में सोमनाथ, वृंदावन, यूपी में ऐसे कई मंदिरों के उदाहरण है। काशी विश्वनाथ, सोमनाथ, ओमकारेश्वर है और उज्जैन में महाकाल हैं। कई मंदिर ऐसे उदाहरण हैं। छोटे नगरों का संजाल, यानी कि एक चीज़ आप देखेंगे, आज वर्तमान में जो स्वरूप आप देख रहे हैं मंदिरों के आसपास का, ये उस टाइम भी हुआ करता था। ये आज का कोई नया स्वरूप नहीं है। 8वीं शताब्दी से ही उपमहाद्वीप में अनेक छोटे छोटे नगरों का संजाल बिछने लगा था। छोटे छोटे नगर का मतलब है कि जगह जगह
नगर बनने लगे थे, छोटे छोटे ही सही, लेकिन नगरों का संजाल बिछने लगा जैसा कि आज हो रहा है। उनमें आमतौर पर एक मंडपिका यानी मंडी होती थी, जहां आसपास के गांव वाले अपनी उपज बेचने के लिए आते थे। उनमें ऐसी गलियां थी जहां दुकानें और बाजार थे जिन्हें हट या हाट कहा जाता था। अब देखिए, ये जो मंडी होती थी, यहाँ पे अनाज सब्जी वगैरह जिनके पास ज़्यादा होता था, सरप्लस होता था, अपने खाने से ज़्यादा होता था, वो वहाँ पे लाके बेचते थे और उसके द्वारा वो बेचा हुआ सामान आगे बढ़कर एक व्यापारिक रूप ले लेता था। ठीक है, कुछ व्यापारी नगर में बसकर व्यापार करते थे। ठीक है, बड़े और छोटे व्यापारी, जैसा कि हमें व्यापारी के बारे में पढ़ना है, तो यहाँ पे देखिए बड़े और छोटे व्यापारी किस तरह से एक दूसरे से भिन्न है। व्यापारी काफिला बनाकर यात्रा करते थे, अपने हितों की रक्षा के लिए व्यापार संघ यानी गिल्ड बनाते थे। इसके पहले हमें एंशिएंट हिस्ट्री में देखा था कि व्यापारिक जो संघ होता था, कई सारे लोग जो मिलकर व्यापार करते थे, ठीक है, उनका संघ जो है श्रेणी कहलाता था, जो नगरों में रहता था। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं मुगल साम्राज्य जब खत्म होता है, मुगल साम्राज्य के बाद की, और उसे वहाँ से ही कहिए, एकदम ख़त्म होना नहीं, मतलब मुगल साम्राज्य से ही कहिए, उसके बाद की जो व्यवस्था है वहाँ पे व्यापारिक संघ जो है, व्यापारियों का जो संघ है वो गिल्ड कहलाता है। ठीक है, तो रक्षा के लिए व्यापारी संघ बनाते थे जिसे गिल्ड भी कहा जाता था। ठीक है, दक्षिण भारत में 8वीं शताब्दी में मणिग्रामम और नाना देशी प्रसिद्ध संघ थे। ऐसे ही दक्षिण भारत में 8वीं शताब्दी यानी कि 700 से लेके और 799 ईस्वी तक, ठीक है, मणिग्रामम और नाना देशी ये प्रसिद्ध संघ थे। ये व्यापार संघ प्रायद्वीप के भीतर और दक्षिण पूर्व एशिया तथा चीन के साथ भी दूर दूर तक व्यापार करते थे। ठीक है, ये व्यापारिक जो संघ होते थे, जिन्हें उस टाइम लोग गिल्ड कहते थे, ये सिर्फ अपने भारत में ही नहीं, दक्षिण पूर्व एशिया तथा चीन के साथ भी व्यापार करते थे। ठीक है, समुद्री रास्तों से। इनके अलावा चेट्टियार, मारवाड़ी, ओसवाल जैसे समुदाय भी थे जो आगे प्रधान व्यापारी समूह बन गए। यानी कि ये जो चेट्टियार, मारवाड़ी, ओसवाल थे, ये आगे चलकर एक प्रमुख और प्रधान व्यापारी समूह बन गए। ठीक है, इन्हें सभी लोग जानते थे। गुजराती व्यापारियों में हिंदू बनिया और मुस्लिम बोहरा दोनों समुदाय शामिल थे। ये दूर दूर तक लाल सागर के बंदरगाहों और फारस की खाड़ी, पूर्वी अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया तथा चीन से व्यापार करते थे। यानी कि सिर्फ पूर्वी देशों से ही नहीं, ये पश्चिमी देशों से भी व्यापार करते थे। एक तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक मैप मैं बना रही हूँ, ये हुआ भारत। ठीक है, अब देखिए ये कैसे जुड़ा हुआ है, यहाँ से पाकिस्तान, अफगानिस्तान है, और ऐसे करके यहाँ से अरब प्रायद्वीप है। ठीक है, ऐसे ऊपर यूरोप है, और यहाँ पे है, यहाँ पे जो है अफ्रीका है, ऐसे अफ्रीका है। ये मैप आप देख रहे हैं। ठीक है, तो ये फारस की खाड़ी, ऐसे लाल सागर इधर है, तो इधर होते हुए ये इधर भी अफ्रीका देशों में भी व्यापार करते थे, और इधर से ये दक्षिण पूर्व एशिया के जो देश है वहाँ भी ये व्यापार करते थे। ठीक है, वे पत्तनों में कपड़े और मसाले बेचते थे, पत्तनों में यानी बंदरगाहों के पास, और बदले में अफ्रीका से सोना और हाथी दांत एवं दक्षिण पूर्व एशिया और चीन से मसाले, टीन, मिट्टी के नीले बर्तन और चांदी लाते थे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अब देख रहे हैं कि अफ्रीका से सोना और हाथी दांत एवं दक्षिण पूर्व एशिया और चीन से मसाले, टीन, मिट्टी के नीले बर्तन और चांदी लाते थे। ये सारी चीज़ें वहाँ से ये लाते थे व्यापार के बदले। लाल सागर के बंदरगाहों में बेचे जाने वाले भारतीय मसाले और कपड़े इतालवी व्यापारियों द्वारा खरीदे जाते थे और वहाँ से उन्हें आगे यूरोप बाज़ारों में पहुँचाते थे। ये इतालवी व्यापारी कौन है? ये इटली वाले हैं, जो आज इटली है वहीं है इतालवी ये व्यापारी। और इन्हीं की वजह से ये मध्य काल में अपना व्यापार इतना जमा चुके थे इटली वाले कि इन्हीं की वजह से आप पढ़े होंगे, ये जो यूरोप है, यहाँ देखिएगा ऐसे इटली है। ठीक है, और यहाँ से ये जो अरब प्रायद्वीप है, तो इधर से जो लोग जाते थे इधर एशिया से सीधे इटली में, और ये इटली वाले ले जाते थे यहाँ से सामान, और इसको ये पूरे यूरोप में बेचते थे बहुत ज़्यादा महंगा। इसीलिए यूरोप वाले, स्पेन, पुर्तगाल जितने हुए अंग्रेज़ जो हुए, इधर से जब इन्होंने इधर से रास्ता आने का बंद कर दिया, तो इधर से आकर इन्होंने भारत की खोज की वास्को डी गामा ने 1498 में, जो कि एक पुर्तगाली यात्री था। ठीक है, तो यहीं से सारी कहानी होती है, मध्यकाल से ही कहानी शुरू होती है। इसीलिए कहा जाता है कि हिस्ट्री को आप एकदम सीक्वेंस में पढ़िए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अगर आधुनिक भारत का कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं तो वो मध्यकाल से जुड़ा हुआ है, मध्यकाल में कोई चीज़ पढ़ रहे हैं तो वो प्राचीन काल से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये बाज़ारों में पहुंचाते थे। नगरों में शिल्प, नगर यानी शहर। ठीक है, अब यहाँ पे शिल्प कला,
शिल्पीकार का नाम बीदरी पड़ गया। बीदरी क्या था? शिल्पीकार का नाम। देखिए ये छोटा सा शब्द बीदरी का मतलब आप कभी अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगे अगर आपने नहीं पढ़ा हो कि इसका नाम ये शिल्पीकार को कहा जाता था। तो ऐसे छोटे शब्द अगर आपको मिले तो ज़रूर याद रखिएगा। और ये एनसीईआरटी का शब्द है, इसे तो एकदम छाप लीजिएगा अपने दिमाग में। पांचाल विश्वकर्मा समुदाय, ठीक है। पंचाल विश्वकर्मा समुदाय में कौन कौन आते थे? सुनार, कसेरे, लुहार, राजमिस्त्री और बढ़ई। पांचाल यानी कि 5 लोग, ये विश्वकर्मा समुदाय था। और इस विश्वकर्मा समुदाय को याद रखिएगा जो मध्यकाल में था। सुनार, कसेरे, लुहार, राजमिस्त्री और बढ़ई, ठीक है। ये 5 लोग पंचाल कहे जाते थे, विश्वकर्मा समुदाय इन्हें कहा जाता था। सालियार या कैकोलार जैसे बुनकर मंदिरों में भी भारी दान दक्षिणा देते थे। और ये जो शिल्पीकार होते थे ये गरीब नहीं होते थे, बहुत धनी होते थे, क्योंकि ये अपने से कई शिल्पों का निर्माण करते थे और उसे काफ़ी ज़्यादा पैसे में बेचते थे। तो ये मंदिरों में भारी दान दक्षिणा भी देते थे। वस्त्र निर्माण से संबंधित कुछ अन्य कार्य जैसे कपास साफ करना, कातना, रंगना स्वतंत्र व्यवसाय बन गए, ठीक है। स्वतंत्र व्यवसाय का मतलब इस पर राजा का कोई नियंत्रण नहीं था। ये लोग व्यक्तिगत रूप से ऐसा करके कपास साफ करते थे, उसको काटते थे, बुनते थे, उसको रंगते थे और स्वतंत्र व्यापार करते थे, अपना अलग व्यक्तिगत व्यापार करते थे। हम्पी, मसूलीपट्टनम और सूरत, प्राचीन यहाँ पे मध्यकालीन भारत में इसकी स्थिति क्या है, हम्पी, मसूलीपट्टनम और सूरत की थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं, क्योंकि ये उस टाइम बहुत ही अच्छे नगर हुआ करते थे। हम्पी के बारे में सबसे पहले हम देखते हैं। कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों की घाटी में स्थित है, ठीक है। 1336 में स्थापित हुआ, विजयनगर साम्राज्य का ये केंद्र था, ठीक है। किलेबंदी उच्च कोटि की थी और शिलाखंडों द्वारा गूथा गया था, ठीक है। हम्पी यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी किलेबंदी, और ये शिलाखंडों द्वारा गूथा गया था। शाही भवनों में भव्य मेहराब व गुंबद थे और विशाल कक्ष थे शाही भवन में, ठीक है। शाही भवन जिसमें राजा महाराजा रहते थे, राजा और उनका परिवार रहता था उसमें। सुनियोजित बाग बगीचे जैसे कमल व टोडो, मूर्तिकला भी यहाँ से मिला है हम्पी से। मंदिर जो है सांस्कृतिक गतिविधियों के केंद्र थे, जैसा कि अभी ऊपर हमने देखा कि मंदिर कैसे सांस्कृतिक गतिविधियों के केंद्र होते थे। हम्पी में महानवमी पर्व मनाया जाता था, ठीक है। 1565 में दक्कनी सुल्तानों जैसे गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर, बरार और बीदर के शासकों के हाथों विजयनगर की पराजय के बाद हम्पी का विनाश हो गया। तो ये जो शासक थे, गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर, बरार और बीदर के शासक, इन्होंने विजयनगर को लूटकर और इसका जो है विनाश कर दिया, क्योंकि ये विजयनगर को जीतना चाहते थे। अब देखिए सूरत, हमने देखा मसूलीपट्टनम, हम्पी और सूरत। तो हम दूसरा देख रहे हैं सूरत, जो पश्चिम का प्रवेश द्वार कहा जाता था। सूरत कहाँ है? सूरत है गुजरात में, इसमें, ठीक है। तो सूरत, और ये पश्चिम का प्रवेश द्वार कहा जाता था, ठीक है। सूरत जो है मुगल काल में कैम्बे यानी कि खंभात और कुछ समय बाद के अहमदाबाद के साथ साथ गुजरात में पश्चिमी व्यापार का वाणिज्य केंद्र बन गया। आज भी सूरत कपड़ों के मामले में सबसे आगे है, ठीक है। ये इसकी शुरुआत वहीं से हो गई थी। तो कैम्बे जो है इसको खंभात की खाड़ी, जिसको ये जो गुजरात है, ठीक है, ये खंभात की खाड़ी है और ये है कचकारन, तो ये खंभात है, ठीक है। और यहीं से लोग आते थे सूरत में। सूरत ओरमुज की खाड़ी से पश्चिम एशिया के साथ व्यापार करने का मुख्य द्वार था, ठीक है। तो पश्चिम एशिया के लोग जो व्यापार करते थे यहीं से करते थे। सूरत को मक्का का प्रस्थान द्वार भी कहा जाता था, क्योंकि बहुत से हज यात्री जहाज़ से यहीं से रवाना होते थे। अब अरब की तरफ जाने के लिए, ठीक है, अरब की तरफ जाने के लिए यहाँ से जो है, यहाँ से लोग ऐसे जाते थे, ठीक है। 17वीं शताब्दी में वहाँ पुर्तगालियों, डचों और अंग्रेज़ों के कारखाने और माल गोदाम थे, जिसको हम पढ़ेंगे, इसको बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे हम जब आधुनिक भारत का इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे। अंग्रेजी इतिहासकार ओविंगटन ने 1689 में सूरत बंदरगाह का वर्णन करते हुए लिखा है कि किसी भी एक वक्त पर भिन्न भिन्न देशों के औसतन 100 जहाज इस बंदरगाह पर लंगर डाले खड़े देखे जा सकते थे। यानी कि किसी भी वक्त अगर सूरत के बंदरगाह पे आप जाते हैं तो 100 जहाज अलग अलग देशों के यहाँ पे खड़े आपको मिलते थे। सूरत में जारी की गई हुंडियों को दूर दूर तक मिस्र में, काहिरा, इराक में बसरा और बेल्जियम में एंटवर्प के बाज़ारों से मान्यता प्राप्त थी। सब मिलाकर आप देख सकते हैं कि यहाँ व्यापार कितना बढ़िया से होता था, सिर्फ देशों में नहीं विदेशों से होता था। आज भी हो रहा है, लेकिन उस टाइम भी हुआ करता था, जबकि कोई ऐसा जो संचार माध्यम ये जो आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी का, ये कहीं भी नहीं था उस टाइम। 4G 5G कुछ नहीं। मसूलीपट्टनम, ठीक है। अब लास्ट है मसूलीपट्टनम, लास्ट जो नगर है, कृष्णा नदी के डेल्टा पर स्थित है।
हम्पी को हमने देखा था कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच, और ये कृष्णा नदी के डेल्टा पर स्थित है। 17वीं शताब्दी में भिन्न भिन्न प्रकार की गतिविधियों का नगर था। भिन्न भिन्न प्रकार की गतिविधियों का मतलब कि बहुत सारे कार्य यहाँ पे किए जाते थे। आंध्र तट का सबसे महत्वपूर्ण पत्तन है। आंध्र प्रदेश तट जो है उसका सबसे महत्वपूर्ण ये बंदरगाह है। किला हॉलैंड वासियों ने बनाया था। हॉलैंड वासी कौन थे? डच। उन्होंने यहाँ पे किला बनवाया था। यहाँ पे विलियम मेथवर्ल्ड कहते हैं 1620 में गोलकुंडा का मुख्य पत्तन, ठीक है, ये कहते हैं कि ये गोलकुंडा का मुख्य पत्तन यानी कि बंदरगाह हुआ करता था। छोटा नगर घना बसा और ख़राब तरीके से बना हुआ था, यानी कि इसकी जो व्यवस्था थी वो उतनी अच्छी नहीं थी। ये ख़राब तरीके से बना हुआ था। घना बसा था यानी कि लोग ज़्यादा इसमें बसे थे। छोटा सा नगर था लेकिन लोगों की संख्या ज़्यादा थी। मसूलीपट्टनम जल स्रोत खारे पानी के हैं, ठीक है, यहाँ के जो जल स्रोत हैं वो खारे पानी के मिले हैं। 18वीं शताब्दी में बम्बई, कलकत्ता और मद्रास नगरों का उदय हुआ जो आज प्रमुख महानगर है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने देखा छठा चैप्टर जिसमें हमने देखा व्यापारी, शिल्पी जन और नगर। अगले चैप्टर में हम देखेंगे 7वां अध्याय। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।